वेलकम टू बीपीएससी ईपीएससी स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्पत्ति कैसे हुई, उसका महत्वपूर्ण जो स्थल है उसका विस्तार कितना था, इन सब तथ्यों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनकी खुदाई किसने की। इसके अलावा उन स्थलों पर कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में वर्णन करने के लिए अपेक्षित है। उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं, हम लोग वर्णन करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सबसे पहले याद करने का सरल उपाय है, इतिहास कोई रटने की बात नहीं है। कुछ तथ्य है कि सभी विषयों में रटा जाता है, लेकिन यदि इतिहास को समझा जाए तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, वो आपके दिमाग में लंबा समय तक रहेगा। तो सबसे पहले आप सिंधु घाटी की सभ्यता की चौहद्दी को देखिए, मतलब उसके जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन सा स्थल था। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। तो उत्तर में हम देखते हैं कि मांडा था। मांडा जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला है। अखनूर वर्तमान में अखनूर जिला है, उसी में मांडा स्थल पड़ता है। तो इसकी खुदाई किसने की थी, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी जो संभावना अधिक रहती है। तो मांडा की खुदाई राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दक्षिण में था वो दायमाबाद था। दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आपको अहमदनगर जिला है, अहमदनगर जिला है। और दायमाबाद गोदावरी की प्रवरा नदी के तट पर बसा हुआ था। प्रवरा नदी। तो इसकी खुदाई किसने की? तो इसकी खुदाई बीपी सिन्हा ने की थी। दायमाबाद की खुदाई बीपी सिन्हा ने की थी। अब हम चलते पश्चिम की ओर। देखिए याद करने का कितना सरल उपाय है। पश्चिम देखिए, सुतका गेंडोर,
सूतका जेंडोर, ये दास्क नदी के तट पर बसा हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खुदाई ऑरेल स्टाइन ने की थी। स्टाइन, डेल्स महोदय को भी खुदाई करने का श्रेय जाता है। यानी दो व्यक्ति यहां से जुड़े हुए थे, ऑरेल स्टाइन और जेम्स टेल। इनमें से किसी का भी नाम आएगा तो आप लोग सही आंसर दीजिएगा। पूरब में हम चलते हैं तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, इसकी ये जो हिंडन नदी का तट पर बसा हुआ है, हिंडन नदी मेरठ जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। इसकी खुदाई किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा इसकी खुदाई किए थे। ठीक, इतना स्थल है जो चौहद्दी के अंतर्गत आता है, इनको स्मरण करना जरूरी होता है। इनकी खुदाई किसने की, किस नदी के तट पर बसा हुआ था। अब आगे हम देखते हैं कि जो पहला स्थल था जिसकी खुदाई की गई, जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वो हड़प्पा। इसको आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा, क्योंकि यह पहला स्थल था जिसकी खुदाई की गई। ये पड़ता कहाँ है? तो पश्चिमी पंजाब में है। पश्चिमी पंजाब, जो आजकल पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के तट पर है। इसकी खुदाई किसने की? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, साथ में माधव स्वरूप वत्स भी इसकी खुदाई किए थे। यानी यहाँ से दो लोग जुड़े हुए हैं, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। तो इनमें से किन्हीं का भी नाम आएगा तो आप लोग हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन को जो है सही आंसर दीजिएगा। कब खुदाई हुई थी इसकी पहली? 1921 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पहला स्थल था, इसलिए इसकी खुदाई कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 में खुदाई होने के बाद दूसरा का स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? तो सिंध नदी के किनारा है, सिंध नदी के तट, सिंधु नदी के तट पर बसा है। अभी जो है वो पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई किसने की थी? राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी 1922 में। इसको भी याद रखना जरूरी है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किए थे। ये दो स्थल की जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं अन्य स्थलों पर। जैसे उत्तर से हम लोग शुरू करें तो उत्तर में जो भारत में जो क्षेत्र पड़ता है वो
पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब में कौन महत्वपूर्ण क्षेत्र था? रोपड़। इसको याद रखिएगा आप लोग, रोपड़। किस नदी के तट पर बसा था ये? सतलज नदी के तट पर। इसकी खुदाई किसने की? तो जगदत्त शर्मा। रोपड़ की खुदाई की है। अब नीचा बढ़िए। नीचा पंजाब के बाद क्या आएगा? पंजाब के बाद राजस्थान। राजस्थान इसमें कौन सा मुख्य क्षेत्र था? कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई 3 व्यक्ति किए थे। बी लाल, बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष। राजस्थान में कालीबंगा है, वो कालीबंगा घघर नदी के तट पर बसा हुआ है। इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। इसकी खुदाई 3 व्यक्तियों ने की थी, बीबी लाल, बीके थापर और अमलानंद घोष। राजस्थान के बाद हम चलते हैं, नीचे बढ़ते हैं दक्षिण दिशा में, तो गुजरात पड़ता है। गुजरात में महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। यह भोगवा नदी के किनारे बसा है, भोगवा नदी। और दूसरा का है रंगपुर, जो मादर नदी के किनारे बसा है, मादर नदी। ये दोनों जो स्थल थे, इनकी खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। इतने स्थलों को आप जान जाइएगा इनकी खुदाई किसने की थी। तो उसके बाद ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप लोग 100% सही उत्तर दीजिएगा। यदि जिनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है उन संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, तभी आप छटाई विधि के द्वारा सही आंसर दे दीजिएगा। तो ये हो गया, स्थल हो गया, मुख जो स्थल हुए। एक बात और है, धौला बीरा भी फेमस है। धौला बीरा, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। गुजरात में पड़ता है। धौला बीरा, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। 90-91 में इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में हुआ था। एक आधुनिक स्थल जिसकी खोज की गई है, उसका उत्खनन किया गया है, वो आपको हरियाणा में पड़ता है, भीड़ राना। इसकी खुदाई 2003 से 6 के बीच में हुई और उत्खननकर्ता थे, उनका नाम है LS राव।
इनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। अब राखी गढ़ी वो घग्घर नदी के तट पर बसा है। कहाँ है? हरियाणा में है। इसकी खोज किसने की थी? सूरजभान। और इस अमरेंद्र नाथ 1997 से 2000 के बीच में सूरजभान पहला उत्खनन करता थे। उसके बाद इसका विस्तृत रूप से उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने 1997 से 2000 के बीच में किया था। तो राखी गढ़ी की विशेषता यह है कि यहाँ पर प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल के दोनों अवशेष मिलते हैं। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल के पहले का और हड़प्पा काल। जो विकसित हड़प्पा काल थी उसका इस दोनों का प्रमाण राखी गढ़ी में मिलते हैं। इसके अलावा इसकी और एक विशेषता थी कि राखी गढ़ी को 2014 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने घोषणा किया कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में यदि कोई सबसे बड़ा स्थल है तो है राखी गढ़ी। वो सबसे बड़ा स्थल। पहले मोहनजोदड़ो को माना जाता था जो 300 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन 2014 में इसके 2 और टीले मिले और यह स्पष्ट हो गया कि राखी गढ़ी मोहनजोदड़ो से भी बड़ा क्षेत्र था। यानी इसका क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर या इससे अधिक ही निर्धारित किया गया है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो आप लोग राखी गढ़ी आंसर मारिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो स्थल किस नदी पर बसा था, उसका उत्खनन किसने किया था, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इन तथ्यों को जानकर आसानी से उत्तर देने में समर्थ रहिएगा। एक और प्रश्न उठता है कि अधिकांश जो स्थल थे वो नदी के तट पर ही क्यों बसे थे। तो ये स्वाभाविक बात है कि नदी के तट पर बसने से 2-3 लाभ आसानी से मिल जाता था। पहला लाभ है जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती थी। दूसरा लाभ उपजाऊ मिट्टी मिल जाती थी जिससे कृषि किया जा सके। तीसरा लाभ आवागमन का आसान साधन मिल जाता था, नाव का आविष्कार हो चुका था। तो इन लाभों को देखते हुए नदी के तट पर ही सिंधु घाटी के लोग बसना पसंद किए और उसी का परिणाम होता है कि आगे चलकर ये एक विकसित सभ्यता के रूप में परिणत हो जाती हैं। अब मैं अगले वीडियो में इन स्थलों पर कौन कौन सी मुख्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, रिमेन्स प्राप्त हुए हैं, उनकी चर्चा करूंगा। यदि यहाँ चर्चा करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग शायद पूरा वीडियो न देख पाए हों। इसलिए मैं चाहता हूँ इतना ही जो तथ्य मैं बताया हूँ उसको आप लोग स्मरण कर लें और
इसको स्मरण करने के बाद, और स्मरण करने में बहुत परेशानी भी नहीं है, जिस प्रकार जिस तरीका से मैं बताया हूँ आसानी से आप लोग अपने दिमाग पर अस्थायी रूप से अंकित कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रयास यही करता रहता हूँ कि इतिहास को जो लोग बोझिला समझते हैं वो बोझिला न समझते, उसको आसानी से समझे, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे याद किया जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे होता है। इन बातों को समझते हुए यदि आप पढ़िएगा 90% प्रश्नों को आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाइएगा। आप इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं ऐसे तथ्यों को आसानी से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहूं। थैंक यू।